अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी दो काम कर रहे हैं। एक तो वे जमकर पीएम मोदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और दूसरा ये कि वे साबित करने पर तुले हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और वहां लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही चल रही है। राहुल गांधी की इन कोशिशों के बीच अमेरिकी सरकार ने ये कहकर राहुल गांधी किए पर पानी फेर दिया कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और जिसे भी कोई शक हो तो वो नई दिल्ली जाकर खुद इसे देख सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिनर का कार्यक्रम भी इसी महीने होना है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेक्रेटरी काम कर रहे जॉन किर्बी ने कहा कि मुझे ये उम्मीद है कि लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती और सेहत का चर्चा का विषय बना रहे और हम कभी इसमें सशर्त नहीं हैं और दोस्तों के बीच ये चलता रहता है। दुनिया में किसी के साथ भी हम अपनी चिंताओं को साझा कर सकते हैं। पीएम मोदी का दौरा गहरे और मजबूत दोस्ती और साझेदारी को आगे लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पीएम मोदी के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हैं। 22 जून को पीएम मोदी यूएस हाउस में सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव्स की जॉइंट मीटिंग को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका में किसी विदेशी अतिथि के लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये छठा अमेरिका दौरा होगा। उधर राहुल गांधी अमेरिका जाकर भारत में सत्ताशाही होने का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर बयान दिया। विभाग के प्रिंसिपल डिप्टी सेक्रेटरी वेदांत पटेल ने कहा कि भारत के साथ साझेदारी अमेरिका के सबसे बड़े रिश्तों में से एक है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था, कारोबार और सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिका भारत के संबंधों को और मजबूत करेंगे। अमेरिकी सांसदों ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि उनके संबोधन में भारत के भविष्य को लेकर उनके विजन और दोनों देशों की चुनौतियों के बारे में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सचिन पायलट के सब्र का पैमाना छलकने लगा है। राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब विभाजन तक आ पहुंची है। कांग्रेस आलाकमान बागी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच किसी भी तरह का तालमेल बिठाने में असफल रहा। इसलिए सचिन पायलट अपने लिए नया रास्ता तय कर चुके हैं। सूत्रों का यह कहना है कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी तय कर लिया है। सचिन पायलट प्रगतिशील कांग्रेस नाम से नई पार्टी का गठन कर सकते हैं और इस नए दल का ऐलान 11 जून को जयपुर में किया जाएगा। इस दिन सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी है। कांग्रेस हाईकमान ने बीते दिनों ही दिल्ली में बुलाकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मुलाकात की थी। तब कांग्रेस नेताओं ने यह दावा किया था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ काम करेंगे। ये भी कहा गया कि फॉर्मूले के तहत सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया है। हालांकि सचिन पायलट कैंप की ओर से ऐसी खबरों को खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वह अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं। अब चर्चा यह है कि सचिन पायलट 11 जून को जयपुर में एक रैली करेंगे और हजारों समर्थकों की मौजूदगी में नया दल बनाने का ऐलान करेंगे। सचिन पायलट यदि नई पार्टी बनाते हैं तो इस बात पर भी बात होगी कांग्रेस के कितने विधायक उनके साथ जाते हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत की सरकार के सामने कोई खतरा पैदा होगा या नहीं। इससे पहले 2020 में भी सचिन पायलट ने बागी तेवर दिखाए थे तो उनके साथ 19 विधायक थे। माना जा रहा है कि इस बार भी कई लोग उनके साथ रह सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक रहे सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, जिनमें से एक ये है कि भाजपा की वसुंधरा सरकार के दौरान हुए करप्शन की जांच नहीं कराई गई। इन आरोपों को लेकर सचिन पायलट ने 11 मई को यात्रा भी शुरू की थी। 125 किलोमीटर की अजमेर से जयपुर की यात्रा के दौरान सचिन पायलट ने 15 दिनों की डेडलाइन भी दी थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बात नहीं बन पाई। सचिन पायलट का कहना था कि यदि उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो वह पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोयला घोटाले में फंसी ममता बनर्जी की बहू रुचिरा बनर्जी को ईडी ने दुबई जाने से कोलकाता एयरपोर्ट पर रोक दिया था। इस बात से अब ममता बनर्जी काफी नाराज हैं। कोयला घोटाला की जांच कर रही ईडी की कार्रवाई के तहत रुचिरा बनर्जी को देश से बाहर जाने से रोक दिया गया था। ममता बनर्जी ने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज पर लोगों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। रुचिरा बनर्जी सीएम ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी है। अब ममता बनर्जी ने कहा कि रुचिरा ने अपनी यात्रा के बारे में पहले ही ईडी को बता दिया था। इसके बाद भी ईडी ने परेशान करने वाली कार्रवाई की। ममता बनर्जी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो ईडी और सीबीआई कर रही है। ये लोग उत्पीड़न कर रहे हैं।
अभिषेक बनर्जी की सास बीमार हैं, उनकी पत्नी मां को देखने जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यदि वह शहर से बाहर जाना चाहें तो ईडी को बताकर ऐसा कर सकती हैं। उन्होंने ऐसा ही किया था और ईडी को पहले से ही जानकारी दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें एयरपोर्ट पर समन जारी करना कुछ और नहीं बल्कि उत्पीड़न ही है। अभिषेक बनर्जी ने भी यही कहा कि मेरी पत्नी ने पहले ही अपने ट्रैवल प्लान की जानकारी ईडी को दे दी थी। उन्होंने कहा कि यदि हमारी कोई गलत नियत होती तो फिर एजेंसी को पहले जानकारी न देते। टीएमसी ने कहा कि भाजपा दरअसल अभिषेक बनर्जी की प्रदेश व्यापी यात्रा से परेशान है और उसके डर से ही ये एक्शन लिया गया। अभिषेक बनर्जी ने कहा, लेकिन मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आप मुझसे जनता की अदालत में नहीं लड़ सकते। आपके राजनीतिक अनुभव भले ही मेरी उम्र से ज्यादा हैं, लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश में अब तक धर्मांतरण कराने के लव जिहाद सहित कई दूसरे हथकंडे अपनाए जा रहे थे, लेकिन अब जो नया तरीका सामने आया वे बेहद चौंकाने वाला है। अब ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का धर्मांतरण करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। आनन फानन में होम मिनिस्ट्री ने मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की। अब इस मामले की जांच आईबी को सौंपी गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने गाजियाबाद पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का धर्मांतरण करने वाले गिरोह के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिले हैं कि इनका जाल पूरे देश में फैला है। मामले में एक धर्मगुरु को गिरफ्तार किया गया है। आईबी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गिरोह के सरगना बद्दो को गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र में डेरा डाल लिया है। सूत्रों का ये कहना है कि गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में केंद्र सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। गिरोह अब तक गाजियाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक 4 लड़कों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनका 17 साल का लड़का जिम का बहाना बनाकर 5 बार की नमाज अदा करने जाता है। राजनगर निवासी उद्योगपति ने 30 मई को कविनगर थाने में अपने इकलौते नाबालिग बेटे का धर्म परिवर्तन कराने का केस दर्ज कराया था। आरोपी के चंगुल में फंसा उनका बेटा जिम का बहाना बनाकर संजय नगर सेक्टर 23 स्थित धर्मस्थल पर जाने लगा। वह बद्दो समेत गिरोह के अन्य लोगों से घंटों फोन पर बातें करता। जांच में सामने आया कि संजय नगर स्थित धर्मस्थान के धर्मगुरु अब्दुल रहमान और मुंबई निवासी बद्दो इस गिरोह के सदस्य हैं। उसने गाजियाबाद के 2, फरीदाबाद और चंडीगढ़ के एक नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराने की पुष्टि की। बद्दो की गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद पुलिस मुंबई में दबिश दे रही है। गाजियाबाद के कविनगर में सामने आए धर्मांतरण मामले में फरीदाबाद का एक युवक भी संलिप्त पाया गया। गाजियाबाद पुलिस की टीम फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी स्थित युवक के घर पहुंची। इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि सैनिक कॉलोनी में रहने वाले सक्षम छाबड़ा के भी धर्मांतरण की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम परिवार से मिलने के लिए पहुंची थी। हालांकि परिवार ने इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं दी। गिरोह ने संजय नगर सेक्टर 23 में रहने वाले एक और किशोर का धर्म परिवर्तन कराया था। उस किशोर के पिता बचपन में गुजर गए थे, जबकि मां कोरोना काल में चल बसी। इसके बाद वह आरोपी धर्मगुरु के संपर्क में आया और उसने किशोर का धर्म परिवर्तन करा दिया। आरोपी ने धर्म परिवर्तन कराने के बाद 12 मई को इस नाबालिग से एक शपथ पत्र पर जबरन हस्ताक्षर करा ली, जिसमें लिखाया था कि वह अपनी मर्जी से अपना धर्म बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विपक्ष अपने हिसाब से मोदी शाह की जोड़ी को चुनाव में शिकस्त देने की तैयारी कर रहा है। वजह ये कि पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद भी कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं बची। इसे विपक्ष अपने लिए बड़ा संकेत मान रहा है। विपक्षी नेताओं की मुलाकातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को एक बड़ा मैसेज दिया था। इसके बाद भाजपा ने रणनीति बदली। आम चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए से छिटके सहयोगी दलों को फिर से साथ लाने की तैयारी हो रही है। कुछ नए दलों को भी जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से अमित शाह और जेपी नड्डा की जोड़ी ने एनडीए कुनबे को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों एनडीए के पुराने सहयोगी टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू की गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच फिर से गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 2018 के बाद से नायडू और शाह की ये पहली मुलाकात थी। 5 साल पहले टीडीपी ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया था। नायडू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ आम चुनावों के लिए भी भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। भाजपा भी मिशन साउथ को मजबूती के लिए सहयोगी ढूंढ रही है।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 2 दिन पहले SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी से शाह की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पंजाब राज्य में अमृतसर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 17 साल पुराने प्रस्ताव की कॉपी जारी की। इसमें स्वर्ण मंदिर परिसर में नारेबाजी और मीडिया इंटरव्यू की मनाही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी की पूर्व संध्या पर यह प्रस्ताव जारी किया गया। ये निर्देश 5 सिख गुरुओं ने दिए। वैसे अकाल तख्त के लिए सिख धर्म गुरुओं के निर्देशों को मीडिया में जारी करना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन ये पहली बार है जब जिला प्रशासन की तरफ से उठाया गया कदम। इसके बाद से शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच फिर से गठबंधन की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। दरअसल ज्यादातर SGPC मेंबर्स अकाली दल से आते हैं। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद शिरोमणि अकाली दल को लगने लगा कि उसे अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी की जरूरत है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये धारणा नहीं बननी चाहिए कि पार्टी क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से क्षेत्रीय आकांक्षाओं को महत्व देती आई है। ऐसे में ये परसेप्शन नहीं बनना चाहिए कि पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सहज नहीं है। PM के इस बयान को TDP, अकाली दल, बसपा, BJD, JDS और YSR कांग्रेस से जोड़कर देखा जा रहा है। जब विपक्ष ने नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था तो इन दलों ने बीजेपी का समर्थन किया और कार्यक्रम में शामिल हुए। 2024 के लिए विपक्षी रणनीति को देखते हुए पुराने सहयोगियों को फिर से जोड़ने और नए साथी साथ लाने के लिए शाह नड्डा मिशन में जुट गए हैं। कुछ दिन बाद शाह और नड्डा आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। 2019 से स्थितियां अलग हैं और उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार की JDU और अकाली दल भाजपा से दूरी हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी छोटे दलों की अहमियत को समझ रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहलवानों के आंदोलन ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर दिया है। जिस आंदोलन पर पहले पार्टी चुप्पी साधे बैठी थी, अब उसे भी लगने लगा है कि मामला ज्यादा बिगड़ गया, क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय हो गया और सबसे बड़ी चिंता महिला सुरक्षा से इसका सीधा कनेक्शन बैठ गया है। अब इस बदलते माहौल से बीजेपी भी परेशान है। उसे भी ये लगने लगा कि इस मामले को बेहतर तरह से संभाला जा सकता था। वैसे उस दिशा में कदम तो जरूर बढ़ाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से पहलवानों से मुलाकात की, जिस तरह से उन्हें आश्वासन दिया, स्थिति को सुधारने की कोशिश जरूर हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह के घर तक SIT की टीम पहुंची है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी होगी। बीजेपी की ये कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले इस मामले को सुलझा लिया जाए या फिर उस स्थिति पर तो इसे जरूर लाया जाए जिससे विवाद ठंडा हो सके। PM मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। वो दौरा भारत के लिए काफ़ी अहम है। कई करार हो सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। इस समय पार्टी 2 धड़ों में बटी नजर आ रही है। एक ब्रजभूषण के खिलाफ खड़ा है तो दूसरा समर्थन में। लेकिन एक बात से तो पूरी पार्टी सहमत है कि इस विवाद से बड़ा नुकसान हुआ है, छवि धूमिल हुई है। बीजेपी के कई नेताओं ने इस बात को माना कि स्थिति को और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था और इसे इतना आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था। बीजेपी सांसद मेनका गांधी और प्रतिम मुंडे तो पब्लिक में कह चुके हैं कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। वैसे इस पूरे विवाद का एक और एंगल है जिसे पार्टी अब समझने लगी है। असल में ये सिर्फ पहलवानों का धरना नहीं है, ये महिला पहलवानों का धरना है। 2014 के बाद से बीजेपी को महिला वोटर्स का अच्छा समर्थन मिला है। उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने बीजेपी को काफी लोकप्रिय कर दिया, लेकिन इस बीच आंदोलन ने पार्टी के मन में एक डर डाल दिया। इस बारे में एक बीजेपी नेता ने कहा कि कोई कारण नहीं था कि इस विवाद को इतना आगे तक बढ़ाया जाए, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ऐसा नहीं सोचा गया था कि आंदोलन अचानक से इतना तेज हो जाएगा। अब तो इस आंदोलन को महिलाओं के मुद्दे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे पार्टी एक बात और मानने लगी है कि इस आंदोलन की वजह से विपक्ष एकजुट हो रहा है। जिस तरह से पहले किसान आंदोलन के वक्त विपक्षी एकता देखने को मिली थी और सरकार पर दबाव पड़ा था, अब इस पहलवानों के आंदोलन में भी वही विपक्षी एकता सामने आ रही है, जिसका जिक्र भी पार्टी नेता करने लगे हैं। यानी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। 2024 का चुनाव पास है और आंदोलन अभी तक जारी है। पार्टी आगे क्या कदम उठाती है, इस पर सभी की नजरें होंगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
विपक्ष की एकता तो अब तक हो नहीं पाई, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष में बड़ी सेंध लगा दी है। अब तक बीजेपी से दूर रहने वाली जेडीएस ने बीजेपी को लेकर नरम रुख अख्तियार कर लिया है और संकेत हैं कि जेडीएस लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए में शामिल हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकता के आह्वान के बीच जेडीएस प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि उन्हें अभी किसी भी गठबंधन को लेकर फैसला करना है, लेकिन ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर जहां कम से कम 1 दर्जन पार्टियां रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रही हैं, तो वहीं जेडीएस ने इससे इनकार किया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि रेल मंत्री ने हुए नुकसान की भरपाई के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, वह अथक परिश्रम कर रहे हैं, जांच पूरी होने दीजिए। मंत्री अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस स्तर पर उनका इस्तीफा मांगना बुद्धिमानी नहीं है। देवेगौड़ा के इस बयान को भाजपा के प्रति नरमी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले महीने कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 135 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा और जनता दल सेक्युलर ने 66 और 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। एचडी कुमारस्वामी से जब पूछा गया कि क्या जेडीएस 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के साथ जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता अपनी पार्टी को अपने दम पर विकसित करना है, देखते हैं। कृषि कानूनों के मुद्दे पर 2020 में एनडीए से अलग हो गई अकाली दल 1997 से एनडीए का हिस्सा थी। किसान आंदोलन के दौरान पार्टी ने भाजपा का जमकर विरोध किया था। हालांकि अब प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद से अकाली दल और भाजपा के बीच नजदीकियां बढ़ने के संकेत हैं। बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पंजाब गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद एक भावुक लेख भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि बादल के निधन के साथ उन्होंने एक पिता तुल्य व्यक्ति को खो दिया, जिसने दशकों तक उनका मार्गदर्शन किया था। इन कयासबाजियों के बीच केंद्रीय शहरी विकास और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने गठबंधन की बात को खारिज कर दिया था। दिल्ली में अमित शाह के साथ तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू की बैठक ने भाजपा तेदेपा गठबंधन के बारे में अटकलों को तेज कर दिया। जानकारी के अनुसार नायडू ने अमित शाह को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी दी थी और चुनावी गठबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस बातचीत में एक तीसरी पार्टी भी शामिल बताई जा रही है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का लंबे समय से जारी आंदोलन और गिरफ्तारी की मांग के बीच दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम यूपी के गोंडा और लखनऊ स्थित ब्रजभूषण के आवास पर पहुंची। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले की जांच कर रही एसआईटी गोंडा में सांसद ब्रजभूषण सिंह के पैतृक निवास पहुंची, जहां कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस की टीम ब्रजभूषण शरण के पैतृक निवास बिश्नोहरपुर पहुंची। यहां 12 लोगों के बयान लिए गए। इनमें सांसद के करीबी, परिजन, सहयोगी और सुरक्षा कर्मचारी शामिल हैं। जांच टीम ने गोंडा से कुछ लोगों के नाम, पते, मोबाइल नंबर और इसके अलावा पहचान पत्र भी साक्ष्य के तौर पर जुटाए, जिसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई हो सके। दिल्ली पुलिस एसआईटी पहले भी इस मामले को लेकर गोंडा में लोगों के बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। वह देश के साथ विदेश में भी कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान बीजेपी सांसद पर लगे आरोपों की जांच कर रही है और पिछले लंबे समय से दिल्ली पुलिस की ये जांच जारी है। हालांकि पहलवान लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। महिला पहलवानों की तरफ से इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन काफी वक्त तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में आरोपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी सांसद के खिलाफ पॉक्सो समेत तमाम धाराओं में मामला दर्ज हुआ, हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। ब्रजभूषण के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इन शिकायतों के आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले दर्ज किए। पहली प्राथमिकी नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरी एफआईआर अन्य पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। इन मामलों में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज किए हैं।
दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 यानी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, 354 यानी यौन उत्पीड़न, 354 डी यानी पीछा करना और 34 यानी सामान्य इरादे का हवाला दिया गया। इसमें 1 से 3 साल तक की जेल की सजा है। पहली प्राथमिकी में 6 पहलवानों के आरोप शामिल हैं और इसमें WFI सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद होती है। जिन घटनाओं का जिक्र किया गया वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेशों में हुई। इससे पहले पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। रेसलर साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने बैठक की पुष्टि की थी। वे भी इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि उन्होंने बताया था कि बैठक में पहलवानों ने बृजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि बैठक बेनतीजा रही थी। हालांकि इस बैठक के बाद बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेलवे में अपनी जॉब पर वापस लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी पसीना बहाने के बावजूद प्रियंका वाड्रा कांग्रेस को कुछ दिला नहीं पाई और इस बात की उम्मीद भी नहीं है कि प्रियंका वाड्रा यूपी में कुछ खास कर पाएंगी। इसलिए कांग्रेस अब यूपी के लिए नए प्रभारी की तलाश में है। माना जा रहा है कि तारिक अनवर और हरीश रावत इस रेस में आगे हैं। प्रियंका वाड्रा की पार्टी में अब कैंपेनर की भूमिका होगी। आने वाले कई राज्यों के चुनावों में प्रियंका वाड्रा पार्टी का प्रचार करती दिखेंगी। हालांकि पार्टी में नए नामों को लेकर अभी मंथन जारी है। सूत्रों का कहना है कि कई नाम यूपी कांग्रेस प्रभारी की रेस में हैं। हरीश रावत और तारिक अनवर का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। इनको कांग्रेस का राज्य में प्रभार दिया जा सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नए प्रभारी के हाथ पार्टी की कमान देने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि राज्य में नए प्रभारी के नाम को लेकर पार्टी में मंथन तेज हो गया है। हालांकि अभी पार्टी जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं चाहती, लेकिन जानकारों की माने तो राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद नए प्रभारी के नाम पर फैसला हो सकता है। यूपी में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का भी ऐलान होना है। इसको लेकर भी कई नामों पर चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में क्षेत्रीय अध्यक्षों को जगह दी जा सकती है। जानकारों की माने तो कर्नाटक चुनाव के बाद पार्टी में संगठन स्तर पर कुछ नेताओं की जिम्मेदारी को बढ़ाया जा सकता है। खासतौर पर पार्टी में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए ये बदलाव काफी अहम होगा। सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की भूमिका बदलेगी। इस साल के अंत तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, जबकि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है। हालांकि कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस ने इन राज्यों में जीत की तैयारी तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।